देश की अर्थव्यवस्था को दिशा देने के लिए बजट की अहम भूमिका होती है। मोदी सरकार अपना 5वां बजट प्रस्तुत करने जा रही है और जाहिर सी बात है, इसे आप चुनावी बजट भी कह सकते हैं, लोक लुभावन बजट भी कह सकते हैं, या फिर एक ऐसा बजट जो देश के लिए बहुत मायने रखे, क्योंकि मोदी सरकार 2019 की नहीं, आमतौर पर 2022 की चर्चा करती है, जिसे पर हमारा ये खास कार्यक्रम, जिसके जरिए हम उन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार मोदी सरकार के इस अंतिम बजट के इस साल में क्या संभावनाएं हैं। और इसीलिए देखिए, सुनिए वित्त मंत्री जी। लेकिन उससे पहले कि जरा हम इस कार्यक्रम में चर्चाएं शुरू करें, आपको दिखाते हैं एक छोटी रिपोर्ट कि लोगों की उम्मीदें क्या हैं इस बजट से। मोदी सरकार की बजट अग्नि परीक्षा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मोदी सरकार का ये आखिरी पूर्णकालिक बजट जरूर है, लेकिन सरकार का जोर लोक लुभावन योजना से ज्यादा विकास पर रहने की उम्मीद है। नोटबंदी और जीएसटी के झटके से उभर रही अर्थव्यवस्था को नया आयाम मिल सकता है। फिलहाल विकास दर 6.5% से 6.75% रहने की उम्मीद है, तो वहीं सरकार का लक्ष्य है अगले वित्तीय वर्ष में जीडीपी को 7.5% तक ले जाना। संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर बजट में कृषि, रोजगार और शिक्षा के क्षेत्रों पर फोकस रहेगा, तो वहीं कम आय वाले नौकरी पेशा या कारोबारियों को सरकार से कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन बजट को लेकर क्या कहती है युवा पीढ़ी? क्या है देश के भविष्य नौजवानों की आवाज? आज हम सीधे वित्त मंत्री तक पहुंचाएंगे उनकी आवाज। आप देखते रहिए न्यूज नेशन। तमाम उम्मीदों को आपने देखा, लेकिन आइए अब चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से गोपाल अग्रवाल जी मौजूद हैं, हमारे साथ कांग्रेस से राजीव त्यागी जी मौजूद हैं, हमारे विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मनोज गिरोवाला जी, वरिष्ठ पत्रकार, अरुण जैन जी को चेयरमैन हैं एसोचैम के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर गौरव बल्लभ, वरिष्ठ अर्थशास्त्री इस वक्त हमारे साथ हैं, और प्रोफेसर डॉक्टर अखिल स्वामी जी जो कि एमिटी यूनिवर्सिटी के हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं, और हमारे साथ एमिटी यूनिवर्सिटी के छात्र, या यूं कहें कि हमारे देश का भविष्य इस वक्त हमारे साथ है। हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि आखिरकार हमारे देश को आवश्यकता किस दिशा की है, जिसके जरिए हम ये तय करें कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को कहां लेकर चलें। सबसे पहले मनोज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहुत संक्षेप में ये बताइए कि इस बजट को हम सिर्फ लोक लुभावन बजट कह सकते हैं, या दरअसल हमें उम्मीद है कि पॉलिसी डिसीजंस बड़े पैमाने पर देखने को मिलेंगे? देखिए, ऐसा है कि किसी भी सरकार का जो ये लोकसभा चुनाव से पहले का आखिरी बजट होता है, ये देखा गया है कि हिस्टोरिकली वो सारे के सारे पॉपुलिस्ट बजट ही होते हैं। उस समय सरकार की निगाहें सिर्फ अपने वोट बैंक की तरफ ही होती हैं, तो इस वाले बजट से भी हमें कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस बजट में जो बहुत बड़ा विरोधाभास और जो बहुत बड़ा जो चैलेंज रहेगा, वो ये रहेगा कि अगर हम देखें तो हमारी जो जीडीपी कम हुई है, उस जीडीपी कम होने के कारण आज की डेट में कॉर्पोरेट टैक्स का कलेक्शन कम होगा, और अगर हम लोगों को इस बजट को पॉपुलिस्ट बनाने के लिए मिडिल क्लास को जैसे अगर हम टैक्स की लिमिट बढ़ाते हैं, तो उससे भी हमारा जो राजस्व है वो कम होगा। और जहाँ तक जीएसटी कलेक्शन की बात है, आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 महीने में भी जीएसटी कलेक्शन थोड़ा कम ही हो रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज सरकार के सामने रहेगा कि कैसे इतने कम पैसे में लोगों को लोक लुभावन बजट कैसे दें। तो ऐसे में अरुण जी, ये बताइए कि पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर ये कह रहा है कि डायरेक्ट टैक्सेशन कॉर्पोरेट्स को कम किया जाए, ऑल टाइम हाई पर है, वायदे आपके सामने बहुत है, लेकिन होता कुछ दिखेगा आपको? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और उम्मीद हमें इस बार सिर्फ टैक्स रेट की ही नहीं है जी, बाकी जीएसटी के रेट्स की भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि इस बजट के अंदर हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि काफ़ी जीएसटी के रेट्स जो अनाप शनाप लगा दिए हैं, जल्दबाजी में लगा दिए हैं, बल्कि अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल करूं जी, उनके अंदर करेक्शन आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो पॉलिसी मैटर्स हैं, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, रियल इस्टेट के अंदर और टेक्सटाइल के अंदर, इन 3 सेक्टर्स के अंदर जहां एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, इन तीनों के अंदर हम बड़े पॉलिसी चेंजेस देख रहे हैं। अखिल जी, आम आदमी, हम सब टैक्स के बोझ के मारे, लगता है कुछ राहत मिल सकती है? क्या यही उम्मीद है आपको, या आपको लगता है कि अर्थव्यवस्था को हम एक तरह से दिशाहीनता की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं? अर्थशास्त्र के नज़रिए से आपको क्या लगता है? इस समय जो हमारी अर्थव्यवस्था है और हमारे जो केंद्र बिंदु हैं, उसमें कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो पीड़ित हैं। जैसे रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है जी, हमारे किसान पीड़ित हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पीड़ित है। ऑर्गेनाइज सेक्टर, मुझे क्षमा कीजिएगा कहने के लिए, वो उतनी दुख की स्थिति में नहीं है जी,
तो हमें एक व्यवस्था कायम करनी है, और ऐसी व्यवस्था कायम करनी है जिसमें ये जो हमारी क्लास है, जो हमारे युवा हैं जिनको रोजगार मिलना चाहिए, विकास हो रहा है लेकिन रोजगार सृजन नहीं हो रहा है। तो मेरा तो अपेक्षा भी है और निवेदन भी है कि समाज का जो अपेक्षित गुट है, जो कि हिंदुस्तान के लिए एक बहुत शक्ति का स्रोत भी बन सकता है और बहुत बड़े विनाश का कारण भी बन सकता है, तो इस बजट से मेरी उम्मीद ये है कि किसान उसको सुविधाएं मिलें, उसको अवस्थापनाएं की नौकरियां मिलें, उसका सामान बिके, बिल्कुल, क्योंकि अगर वो खुश होगा तो हिंदुस्तान खुश होगा, हम खुश होंगे। गौरव जी, बस 2 लाइन में, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे बच्चे बहुत सारे सवाल लेकर खड़े होंगे, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या उम्मीदें हैं? आपको लगता है कि ये बजट वाकई में हम सबों के लिए एक अच्छा बजट साबित हो सकता है? जब तक हम वास्तविक रूप में मैन्युफैक्चरिंग में थ्रस्ट नहीं देंगे, स्लोगन या वो अच्छा एक शुरुआत हुई थी, पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिल्कुल छूट गया है। जब तक उस पर थ्रस्ट नहीं आएगा, फोकस नहीं आएगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, ग्रॉस वैल्यू एडिशन नहीं होगा इकोनॉमी में। क्या कहेंगे आप गोपाल जी? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। पहले तो आप देखिए कि पिछले 4 साल में जो जिस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आप देखें देश के, उन सब में सरकार ने बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया है। और जब तक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे नहीं होंगे, कोई भी आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक प्रगति उतनी तेज़ी से हो नहीं सकती। तो इन्फ्लेशन देख लीजिए, करंट अकाउंट डेफिसिट देख लीजिए, रेवेन्यू डेफिसिट देख लीजिए, एफडीआई देख लीजिए, इन सब में सरकार ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो मेगा रिफॉर्म्स जिसको कहते हैं, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, उसमें चाहे भ्रष्टाचार को कम करने के लिए डिमोनेटाइजेशन को ले लीजिए या और स्टेप्स को ले लीजिए, और अब जीएसटी का रिफॉर्म है। राजीव जी, संक्षेप में प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो मैं अमेठी के प्रांगण में हूं और यहाँ नौजवान सब बैठे हैं जी। इन नौजवानों को मैं एक आशा का केंद्र मानता हूँ भारतवर्ष के लिए, और ये स्पष्ट कहना चाहूँगा कि सरकार को निश्चित रूप से अगर जीडीपी बढ़ाती है सरकार, तो उसमें प्रत्येक सेक्टर की ग्रोथ होती है। विगत 2015-16 में यदि 7.9% की दर से जीडीपी बढ़ रही थी, तो वो घट करके अब 6.5% पे आ चुकी है। करीब 2% जीडीपी घट चुकी है। सरकार से हमारा आग्रह है कि जीडीपी बढ़ने के लिए किस तरह से बजट में प्रावधान हो, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और सर्विस सेक्टर, ये तीनों सेक्टर्स में ग्रोथ मिले। इन तीनों सेक्टर में ग्रोथ मिलेगी तो निश्चित रूप से सरकार नौजवानों को रोजगार दे पाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा एसेट अगर देश का कोई है तो देश के नौजवान हमारा एसेट है, पहली बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण मैं कहना चाहूंगा, सरकार के पिछले 5 क्वार्टर से एक्सपोर्ट घट रहे हैं, सरकार को उसको देखना चाहिए। पिछले 63 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में कर्ज लेने की जो दर है वो घट गई है। तीसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप देखेंगे तो वो नए इन्वेस्टमेंट, न्यू इन्वेस्टमेंट जो कि रोजगार देते हैं, अगर 11-12 में वो 32.3% थे जीडीपी के, वो घटकर के अब 26% पे आ चुकी है न्यू इन्वेस्टमेंट। तो न्यू इन्वेस्टमेंट ना होने से तो बेरोजगारी दर बढ़ रही है। आपको लग रहा है कि निराशा एक तरह से माहौल में घुलती जा रही है? नहीं, देखिए निराशा, देखिए मैं आशान्वित इसलिए रहता हूं कि प्रत्येक सरकार को एक दायित्व होता है, प्रत्येक सरकार का, कि देश के नागरिकों को बेहतर जीवन दे। ये सरकार को देखना क्या वो दे पाई, या लोगों को देखना क्या उनको मिल रहा है, वो तो अभी हम चर्चा कर ही लेते हैं। जी, बात कहना चाहूंगा कि पूरा विश्व, चाहे कहीं भी देख लीजिए, आईएमएफ को देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देख लीजिए, मॉर्गन स्टैनले देख लीजिए, सारे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अगर पॉजिटिव है, और मैक्सिमम एफडीआई 62 बिलियन का एफडीआई अगर आया हाईएस्ट वर्ल्ड में, तो वो उसका कोई कारण तो होगा। गोपाल जी ये बता दीजिए, ये बात इतना एफडीआई आ रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, 1,35,000 लोगों को सिर्फ नौकरियां मिली साल 2016-17 में। यहाँ बैठे छात्रों को भी इस यूनिवर्सिटी में 50,000 नौजवानों को रोजगार देने की बात, नौकरियां नहीं मिलने वाली। नहीं, देखिए अगर देश में जीडीपी ग्रोथ हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर क्यों नहीं हो रहा? फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में कारण क्या है? एनएसएस और डेटा, या जो आप कोट करते हैं बार बार, कुछ लोगों की ये मानसिकता हो गई है कि नेगेटिविटी फैलाने की, कि केवल सरकारी नौकरियां को अगर आप काउंट करोगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे फोकस है, और अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मतलब क्या ये सरकारी नौकरियां नहीं है बाय द वे? नहीं, प्राइवेट सेक्टर भी जुड़ा हुआ है। एम्प्लॉयमेंट, अगर जीडीपी ग्रोथ इतना तेजी से हो रहा है, इतना फास्ट इकोनॉमी ग्रो हो रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होएगा। कौन सवाल पूछना चाहेगा, बताइए। जी जी Sir, my question is that International Labour Organization stated that in 2018
there will be 18 million unemployment in India. Yes. So what will be the provision in the upcoming budget which can provide employment to the youth? बहुत अच्छा, ये सवाल मैं जरा हिंदी में अपने दर्शकों के लिए बता दूं। इन्होंने कहा कि 18 मिलियन ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार रहेंगे और ये इंटरनेशनल डेटा कोट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, हमारी सरकार ने हमसे वायदा किया था 2014 में 1 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष। 2 करोड़ 1 करोड़ बाद में आ गया था, उसको संशोधित कर दिया था। 2 करोड़ 2013 में लोकसभा के चुनाव के पहले था, चुनाव के बाद 1 करोड़ प्रति वर्ष। गोपाल जी, बस दिल पर हाथ रख के बताइए, ये टारगेट छोड़िए, इसका आधा भी पूरा हुआ क्या? नहीं, देखिए, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को देखिए, मुद्रा लोन अगर 9 करोड़ मुद्रा लोन दिए हैं, तो मुद्रा लोन 50,000 से 10 लाख तक का मुद्रा लोन है, तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ही लिए है। मनोज, कुछ आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। 7% का जीडीपी ग्रोथ अगर है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये जो डेटा है मैंने मुद्रा बैंक की वेबसाइट से ही लिया है। तो जो एवरेज लोन अमाउंट सैंक्शनड है इसके अंतर्गत, इसमें एक है शिशु लोन जो कि 0 रुपए से 50,000 रुपीस तक का है, और जो टोटल जो लोन सैंक्शन हुए हैं उसमें 92% शिशु लोन्स हैं। ठीक है। और एवरेज शिशु लोन अमाउंट सैंक्शनड इज रुपीज 19,400 बताइए इन 2015 एंड 16, और 23,300 रुपए है 2016-17 का। मुद्दा ये है ना गोपाल जी, सरकार आंकड़े देने में 9 करोड़ इतना बड़ा लगता है। मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि बच्चों को रोजगार मिले, बिल्कुल, गरीबों को खाना मिले, बिल्कुल, अमीरों को बहुत अमीर न होने दिया जाए। कुछ और सवाल भी लेते हैं बच्चों के पास से। जी, जो सर चार्जेस होते हैं एंड बेसिकली एजुकेशन या सभी गुड्स एंड सर्विसेज पे वो 0.5% के हैं, गवर्नमेंट ने जो बताया है। एंड इससे जो CAG की रिपोर्ट आई है उससे पता चला है कि 88,000 रुपीज़ हाँ जी करोड़ गवर्नमेंट के पास आए हैं, और उसका प्रॉपर एलोकेशन नहीं हो पाया है ताकि एजुकेशन या किसी भी तरीके में। गोपाल जी, अब इस मैं क्षमा चाहता हूँ, CAG की रिपोर्ट इस बात को स्पष्ट करती है 0.05% सरचार्ज जो एजुकेशन के नाम पर लिया गया उसको किसी स्कीम में लगाया ही नहीं गया। 88,000 करोड़ रुपए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में 2 साल से रखे हैं, लेकिन उसको किसी स्कीम की जरूरत नहीं महसूस हुई। क्यों? नहीं, देखिए, 2 चीज़ें, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में जो एलोकेशन ऑफ बजट था इतने सालों से, वो इसी शुरू से ही हमारे देश में कम है। एजुकेशन और हेल्थ में 2 या 3% का एलोकेशन। सरकार को तो बदलना चाहिए ना उसे। इस बार जो हमने प्रायोरिटी सेक्टर, जो इस बार एक्सपेक्टेशन ऑफ बजट यहाँ पे है तो 3 चीज़ों में वित्त मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि एजुकेशन, हेल्थ, जहाँ पे ज़्यादा एलोकेशन होना चाहिए। CAG की जो रिपोर्ट है लेटेस्ट दिसंबर में आई थी वो रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में ये बिल्कुल साफ साफ कहा गया है कि ये पैसा ऐसा ही पड़ा हुआ है क्योंकि भारत सरकार ने कोई स्कीम ही नहीं बनाई। हमारा निवेदन है और हमारी अपेक्षा है कि अगर आप डीजल का प्राइस 65 रुपए कर देंगे, अगर पानी के दाम बढ़ जाएंगे, ट्यूबवेल का उसका पानी निकालना महंगा हो जाएगा, अगर उसका ट्रैक्टर महंगा हो जाएगा। महत्वपूर्ण आपने मुद्दा उठाया, इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। मुझे यहाँ पर कुछ क्षणों के लिए रुकना पड़ रहा है, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन बड़ी बात ये निकल कर आई कि अगर डेफिसिट बढ़ भी जाए लेकिन अगर बेरोजगारी कम होती है तो इससे बेहतर बात नहीं हो सकती। बन रही हमारे साथ, मुझे लगता है कि वित्त मंत्री जी शायद हमारी बातों को सुन रहे होंगे। आप देख रहे हैं सुनिए वित्त मंत्री जी, हमारा विशेष कार्यक्रम। हम मौजूद हैं एमिटी यूनिवर्सिटी में जहां बच्चे भी हैं और वो सवाल पूछना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आइए भाई सवाल जी, सबसे पीछे, आप इतने छोटे से पीछे बैठे जी, बताइए साहब। सर, जब बजट डेफिसिट है, आपका GST से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, फिर भी आप टैक्स फ्रेंडली रिफॉर्म्स लाएंगे, जैसे कि डिडक्शन सेक्शन 80C में आपका जो लिमिट है 1.5 लाख, आप उसको 2 लाख करेंगे। आपका इनकम टैक्स स्लैब जो है 2.5 लाख, आप उसको 3 लाख करेंगे। जब आप टैक्स फ्रेंडली रिफॉर्म लाएंगे तो आप अपना कैपिटल जनरेशन कहाँ से कीजिएगा? मैं 2-4 सवाल और ले लेता हूँ ताकि एक बार में सब सवाल का जवाब। और बताइए, और जी आपने क्वेश्चन, आपने पेट्रोल की बात की कि पेट्रोल महंगा होता जा रहा है। कुछ टाइम पहले IIT दिल्ली के कुछ स्टूडेंट्स ने ट्रीज से कुछ ऐसा बनाया था ताकि पेट्रोल हमें 1 रुपये पर लीटर पे मिल सकता है, जिसके लिए हमें बस अपनी कास्ट में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो आपने क्यों नहीं उसको प्रमोट किया? जी, और कोई सवाल? जी, कैसे गवर्नमेंट 2018 बजट के हिसाब से रेवेन्यू शॉर्टफॉल को ब्रिज करेगी? बड़ा सवाल आपका, रेवेन्यू शॉर्टफॉल। जी, आप बताइए। जैसे कि 2 क्वार्टर्स के अंदर GDP गिरा है, नेचुरली जो है इस बारी टैक्स कलेक्शन कम होगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होगा। कहाँ कहाँ कॉस्ट कटिंग की जाएगी? क्या डिफेंस सेक्टर में कॉस्ट कटिंग करेंगे? क्या जो है चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते तो कुछ सुधरे नहीं है, ख़राब ही हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप करना है, तो फिर एम्प्लॉयमेंट कहाँ से होगी? अगर डिफेंस में भी बढ़ेगा, बाकी सारी जगह भी बढ़ेगा, तो फिर एजुकेशन में कहाँ से फंड लाएंगे? सर, मोदी जी का एक अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अभी आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की बात की थी, तो सर
विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ही हैं कि और भी कुछ किया जा रहा है, और भी कुछ सब्सिडी वहाँ पे डाला जा रहा है जिससे एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े और नेशनल इनकम हमारा थोड़ा बेटर हो? सर अभी भी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस 75 प्लस है, पर इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस तक कम हो गए और अभी तक बेसिक नेसेसिटी जैसे टमाटो और दाल के प्राइसेस वो तक अभी तक हाई है सर, ऑलमोस्ट 80s तक। तो क्या सरकार आने वाले बजट में इसके लिए कोई फंड एलोकेट करेगी, कुछ देखेगी? अब मैं यहीं से उठाता हूं गोपाल जी, सर मैं आता हूं एक से, लेकिन गोपाल जी सरकार के सामने ये सवाल बार बार, महंगाई कम करने का दावा हमेशा सरकार करती रही, आपने इन्फ्लेशन इंडेक्स भले कम कर दिया हो, लेकिन क्या आज तक आपको कोई भी चीज़ सस्ती मिली है 2014 से पहले और आज के डेट के हिसाब से? देखिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स अगर गिरा है तो उसका कंपोजिशन बहुत स्पष्ट है। कुछ जो फ्रूट और वेजिटेबल की कमोडिटीज़ है जैसे प्याज वगैरह को आप देखते हैं, उनके प्राइसेस महंगे हुए लगते हैं, लेकिन ये साइक्लिकल होते हैं। बाकी चीज़ों की कीमतें नहीं बढ़ी होनी चाहिए ना, कम होनी चाहिए आपके हिसाब से? कंट्रोल में है, नहीं तो अच्छा भाई किसकी चीज़ कम हुई है, सस्ती क्या हुई जरा बताना, कुछ सस्ती हुई है क्या? सीपीआई की फिगर्स कैसे कम हो? कुछ भी एक भी चीज बता दो यार जो सस्ती हुई हो। नहीं, बिना उसके आप बताइए ना। देखिए, फैक्ट डेटा महंगाई दर के बेसिस पे होगा। एक मैं इनका बेटी बचाओ वाली बात में बता देता हूँ। स्टैंड अप इंडिया में जो 1.25 लाख ब्रांचेज हैं उसमें हर बैंक को सरकार का इंस्ट्रक्शन है कि एक विमेन एंटरप्रेन्योर को एक लोन हर ब्रांच देगी। गोपाल जी, लेकिन मैं वापस सवाल पे आता हूँ, एक चीज बता दीजिए जो सस्ती हुई है 2014 से लेकर आज तक। नहीं, वो तो आपको कंसिस्टेंटली आप देखेंगे, मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको। सीपीआई और वो इंडेक्स लोगों की जान सस्ती हुई है इस साल। राजीव जी, बरेली में आज से 10 दिन पहले भूख से तड़प करके एक नौजवान जान दे देता था, अपनी सरकार खामोश रहती है, सरकार कोई नहीं, अगर ये किसानों की आत्महत्या की बात कर रहे हैं, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, किसानों को अपनी जगह छोड़नी पड़ रही है, सरकार भाषण में व्यस्त है, सरकार भाषण बिना शासन कर रही है, सरकार भाषण बिना शासन कर रही है। मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा। और रही बात एसोचैम के जो मेरे मित्र बैठे हैं, मैं आपको बीच में नहीं बोला था, एसोचैम के जो मेरे मित्र बैठे हैं, ये हमारे टाइम पे भी ऐसी चालान भाट हुआ करते थे सरकार के, जैसे अब ये कर रहे हैं। जो सारा था तो वो कांग्रेस के टाइम ही तो हुआ था। एसोचैम का तो रोल ही है, उद्योगपतियों का रोल है सरकार के साथ बैठना, उनकी गोद में बैठे हुए हैं वो। अखिल जी, और आपका क्या रोल है? बैठे रहिए ना, आप उनकी गोद में बैठिए, आप उनकी गोद में बैठिए। जब हमारी सरकार आएगी, राजीव जी, हमारी सरकार राजीव जी प्लीज आइए मुद्दे पे आते हैं। राजीव जी प्लीज राजीव जी, बड़े अदब से क्षमा चाहता हूँ, प्लीज सर डिबेट करने दीजिए सर। मैं किसान तो नहीं हूँ, अध्यापक हूँ, लेकिन मेरा दिल जलता अगर शहरों के अंदर सड़कें बनती, सीमेंट की रोड बनती, मेट्रो चलती, और गांव के अंदर अगर कोल्ड चेन न बनती, 40% उनका जो उपज है वो खराब हो जाती। उस दिशा में अगर कोई काम नहीं कर रहा, पूरी इस समय इकोनॉमी में जो सबसे डिस्ट्रेस्ड क्लास है, सबसे ज़्यादा परेशान क्लास है, जो हमारी सबसे ज़्यादा मुख्य उद्देश्य का जिसका हमारा लक्ष्य होना चाहिए, वो जब शहर आता होगा तो क्या सोचता होगा? उस दिन हिंदुस्तान समृद्ध होगा। उज्ज्वला योजना के तहत 52,000 करोड़ सरकार ने भ्रष्टाचार के तहत बचाए हैं। जो लीकेजेस थी जनधन अकाउंट के थ्रू, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, सोशल सिक्योरिटी की डिलीवरी स्कीम में इतना भ्रष्टाचार था कि सारा पैसा लुटता था और कहां जाता था ये क्लियर है। कितनी बड़ी बातें कर रहे, इस देश में भ्रष्टाचार का बुरा हाल कर रखा था, इसीलिए ये डिस्क्रिपेंसी, लगता है कि आप इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कृषि क्षेत्र में, चाहे कोई भी सरकार हो, बहुत लंबे टाइम से किसी सरकार ने उस पर फोकस नहीं किया। तो यही कारण है कि आज की डेट में जहाँ की 50% से ज़्यादा हमारी वर्कफोर्स कृषि क्षेत्र में काम करती है, लेकिन कृषि की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर हम इसी सरकार की बात करें तो इस सरकार ने ही कहा था जब अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि हर खेत को हम पानी देंगे, लेकिन बात यह है कि उस डायरेक्शन में कोई काम ही नहीं हुआ। एक छोटी सी बात है कि अगर हम बात करें इरिगेशन की, अगर हम बात करें तो अगर आपको हर खेत में पानी देना है तो मिनिमम 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपके सामने रखना चाहता हूँ। 70 साल से जो काम नहीं हुआ है, अगर 3 साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरे बिल्कुल नहीं, लेकिन 18,000 गाँव में बिजली नहीं थी, उसमें से 10,000 गाँव में बिजली पहुँचा। अच्छा गोपाल जी, लेकिन बता दीजिए, इरिगेशन
इरिगेशन आपका फोकस रहा, बिल्कुल बिल्कुल आपने जो किया वो दुनिया के सामने। राजीव जी प्लीज 70 साल की बात हुई है। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आपके जो लघु सिंचाई योजना है उसमें सीएजी की रिपोर्ट के हिसाब से पिछले साल आपने 4,500 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किए। वो पैसे बचे रह गए क्योंकि आपके पास स्कीम में खर्च करने के मोटिवेशन नहीं था। आपने इरिगेटेड एरिया, लैंड एरिया कवरेज को 26% से बढ़ाया है, तो अब कैसे बढ़ाया है? अगर ग्रामीण क्षेत्रों में 131 किलोमीटर पर डे से सड़क बन रही है तो कैसे बन रही है? उज्ज्वला योजना से 52,000 पर डे 13 प्रधानमंत्री तक झूठ बोलिए, बार बार बोलिए और टेलीविजन का बेहतर इस्तेमाल करिए झूठ बोलने में। अरुण जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सारे बच्चे हमारे साथ हैं, इन्हें आगे पढ़ने के लिए लोन चाहिए, इन्हें आगे बढ़ने के लिए तमाम चीजें चाहिए, लेकिन आज स्थिति यह है कि सस्ता लोन मिलना तो न के बराबर है। क्या हमारे देश में बच्चों के भविष्य को लेकर हम कभी नहीं सोच पाएंगे? अरुण जी देखिए, पॉलिसी मैटर्स के अंदर जो दिशा दी जाती है ऊपर से और नीचे आते आते वो पॉलिसी कैसे बिल्कुल चेंज हो जाती है, उसका मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। प्रधानमंत्री ने कहा मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का मतलब था मैन्युफैक्चरिंग को हम बढ़ाएंगे जी। और क्यों बढ़ाएंगे, मैंने अभी एक बार पहले बताया आपको कि स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड को उसके अंदर एब्जॉर्ब करना है। लेकिन नीचे आते आते वो पॉलिसी कैसे चेंज हो गई, उन्होंने सारा का सारा फोकस शिफ्ट कर दिया फॉरेन के ऊपर, विदेशों के ऊपर, विदेशी निवेश के ऊपर। हमारे जितना भी एमएसएमई सेक्टर था, देसी जितने भी उद्योगपति थे, उन सबको किनारे पे बैठा दिया। सर, डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे हमें बोला गया था कि जितना भी काला धन इकट्ठा होगा उसे यूज किया जाएगा हम जनता की सेवा के लिए। उसके लिए बात करिए, आपको देशद्रोही कह देंगे नहीं तो ये लोग। सर लेकिन हमें नहीं देशद्रोही कह देंगे भाई, किसी ने सवाल पूछोगे ज्यादा। भाई भारतीय जनता पार्टी की शैली है अच्छे दिन के बारे में बात, नौजवान की आवाज भी दबा देंगे तो क्या बचेगा? था महंगाई कम होगी जुमला था, नारी सशक्तिकरण होगा जुमला था। काला धन इकट्ठा हुआ है एक्चुअल में उतना भी नहीं बताया गया था। गोपाल जी अब ये तो बनता है, कितना काला धन था साहब? देखिए, भ्रष्टाचार को और काले धन को कम करने के लिए सरकार, जरा एक मिनट राजीव जी सुन लीजिए, जो ऑक्शन में जो 2G स्पेक्ट्रम और कोल ब्लॉक एलोकेशन में सरकार जो पैसा रियलाइज कर पाई है वो काला धन से प्राइवेट गोपाल जी तो मुद्दा बड़ा साफ है। 16 लाख करोड़ रुपए बैंक में जमा हुए, 16,000 करोड़ रुपए वापस नहीं पहुंचे, जो कि पहुंचने चाहिए थे 16,41,000 से। 16 लाख ही करोड़ रुपए वापस नहीं पहुंचे। बाकी आप लोग आंकड़े निकाल रहे हैं, 1 साल से ऊपर का वक्त हो गया, कितना काला पैसा सरकार को आज तक मिल पाया पिछले 1.5 साल में? देखिए, ये जो 3 लाख कंपनियों को जो डी रजिस्टर किया है वो मनी लॉन्ड्रिंग और उसी के डेटा के किनारे से तो किया है। जो पैसा बैंक में नहीं, राजीव जी सुन लीजिए, अगर आपको सारी बातें करनी है तो बात अलग है। आपने 70 साल अपना काम कर लिया, जो देश की हालत है वो इसी कारण है। आप देखिए, 3 लाख कंपनियों को डी रजिस्टर किया है, जो पैसा बैंकों में जमा हो गया वो सारा वाइट हो गया क्या? किसी ने बदमाशी करके सिस्टम्स को मैनिपुलेट करके। गोपाल जी आप मुद्दे पर अभी भी नहीं आ रहे। क्या 1 साल का वक्त काफी नहीं है सरकार को यह बताने के लिए कि देश में कितना काला धन बरामद हुआ है? देख बिल्कुल, ये जो बताइए ना, 1,000 करोड़, 2,000, 5,000, 50,000, 1 लाख करोड़, कितना पैसा मिला? 19 लाख नोटिस जो गए हैं कंपनियों को और प्राइवेट सेक्टर। आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, नहीं देना चाहते। जब इकोनॉमिक्स को, अजय जी आप इकोनॉमिक्स को मेरा सवाल सरकार और विपक्ष दोनों से है कि देखिए, आप चुनावी घोषणा करके कर्ज माफी की घोषणा करके चुनाव जीत जाते हैं और कर्ज माफ कर भी देते हैं, लेकिन इसका सीधा असर हमारे अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जाहिर है सरकार अपने घर से पैसे नहीं दे रही है और बैंक जो है सो लॉस में जाती है और फिर रेवेन्यू के तौर पे और लोगों जनता के पॉकेट पे सीधा असर पड़ता है। महत्वपूर्ण इन्होंने सवाल और ये आर्थिक ये जो अर्थव्यवस्था। गौरव जी देखिए बड़ा एक रोचक आंकड़ा मैं बताता हूँ। की पोजीशन लोगे तो आप फिर सरकार नहीं चला सकते। एक मिनट बात, अच्छा एक मिनट पहले सुन लेते हैं, सरकार की बात सुनना जरूरी है। सर एक मिनट, नहीं किसी भी बात को आप अंत तक नहीं ले जाने दे रहे। अगर एक तरफ आप कह रहे हो कि किसानों को डिस्ट्रेस में उनके लिए एमएसपी बढ़ा दो और दूसरी तरफ आप कहोगे कि उनके कर्ज माफ नहीं करो, तो पहले तय कर लो कि किसानों को डिस्ट्रेस है कि नहीं। पहले तय करो युवाओं को रोजगार चाहिए या नहीं, और उसकी तरफ सरकार काम कर रही है कि नहीं। सरकार अपने लिमिटेशंस के अंदर ही करती है।
आज आधे से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक के जो एनपीएज है वो उनकी नेटवर्थ जो कि कैपिटल है उससे ज़्यादा हो चुका है। बिल्कुल। मतलब वो कैसे चल रहे हैं वो वही जानते हैं। हम चला रहे हैं, हमारा पैसा है। कर्ज माफी का कितना वास्तविक किसानों को फायदा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वर्तमान सरकार ही कर रही, पहले भी होती थी कर्ज माफी। बिल्कुल। तो कितने किसानों को फायदा मिलता था, ऐसी एक स्टडी हुई है, उसका मैं आपको निष्कर्ष देना चाहूंगा। 5 मिनट है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको 5 सेकंड में दूंगा जी। कि उस स्टडी के अनुसार 60% जो कर्ज माफी होती थी जी, वो वास्तविक किसान को उसका फायदा मिलता ही नहीं था। तो जब तक ये टारगेटेड कर्ज माफी नहीं होती है। सर, प्रधानमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम था कि एक ट्रेन जाएगी, एंटरप्रेन्योरशिप में हम लोगों को जाके ट्रेन करेंगे। मैंने फॉर्म भरना शुरू किया जी। 65 साल की उम्र है, 40 साल का एक्सपीरियंस है, एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोफेसर हूँ। जरा सारा फॉर्म भर लिया, उन्होंने कहा आपकी उम्र क्या है, मैंने 65 साहब आप एलिजिबल नहीं। जो हमारे पास अनुभव है, जो हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं, क्योंकि यही बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, और मैं नहीं उसमें पार्टिसिपेट कर सकता क्योंकि मैं बूढ़ा हूं। तो नहीं होना चाहिए, ये एनोमलीज तो नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो समस्याएं हैं, अगर हम कभी नहीं कह रहे कि देश की समस्याएं सब खत्म हो गई है, 3.5-4 साल में देश की जो इतने साल की समस्याएं वो खत्म कर दी, ये बात भूल के भी नहीं सोचनी चाहिए। सरकार वर्क इन प्रोग्रेस से चलती है और सही दिशा में चलती है। भ्रष्टाचार और जो राजीव जी प्लीज, जो खराबी आ गई है उसको ठीक करके आगे बढ़ रही है। न्यू नेशन को साधुवाद मैंने क्यों कहा जय जी, मैंने आपको देखा और शायद अनुराग जी को देखा टेलीविजन चैनल पे आपके हैं कि आपने कर्ज माफी जब उत्तर प्रदेश में की गई थी तो 6 रुपए, इन्होंने भी तो 72,000 करोड़ की 12 रुपए ये कर्ज माफी किसानों की हुई और हमने 72,000 करोड़ रुपए एक मुश्त माफ किए। इन्होंने कर्ज माफी की, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन किसकी की? उद्योगपतियों की, जो उनके बराबर में बैठे ना मेरे मित्र। 1.5 लाख करोड़ रुपए माफ किए, 1.5 लाख करोड़ रुपए माफ किए उद्योगपतियों के। किसानों को कर्ज माफ क्यों करेंगे? देश को भ्रष्टाचार में डुबो दिया, नहीं बिल्कुल। चलिए, तो पुरानी बात हो गई गोपाल जी, बातें कर रहे हैं गोपाल जी, ये पुरानी बात हो गई तो 4 साल पुराने हैं गोपाल जी। प्लीज मनोज प्लीज, आज युवाओं की यह स्थिति नहीं होती, किसानों की यह स्थिति नहीं होती। कर्ज माफी है, नौजवानों को रोजगार दिला दीजिए और ये बैंक के जो सवाल है, बैंक के वो पिछले 5-6 साल में ही ये स्थिति पहुंची है। तो अगर हम देखें तो जहाँ तक कर्ज का सवाल है, कर्ज को हर किसी ने पॉलिटिकली या अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए लिया है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किसान का अगर कर्ज माफ किया है तो उसके वोट बैंक में निगाह डाल के वो कर्ज माफ किया है और वो कोई अच्छी इकोनॉमिक्स नहीं थी। और जहाँ तक बड़े बड़े उद्योगपतियों को जहाँ दिया है, ना जहाँ तक उद्योगपतियों का जो सवाल है, उद्योगपतियों को जिस समय कर्ज दिया गया उस समय वेरिफिकेशन ठीक नहीं था, पॉलिसी ठीक नहीं थी, और ये लंबे टाइम से उन्होंने जो पेमेंट नहीं करे, प्लस इंडियन इकोनॉमी की हालत खराब हो गई। उद्योगपतियों की भी समझ नहीं कह सकते कि हर एक, तो यानी कि सारी सरकारें लगभग एक जैसी ही है, चाहे जो करना हो। फटाफट बताइए क्या चाहिए वित्त मंत्री जी से, फटाफट क्या चाहिए? माय क्वेश्चन इज रिलेटेड, क्वेश्चन नहीं चाहिए, रेलवे, सीधे बताओ क्या चाहिए? हमें चाहिए कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा फोकस करें। तुम्हें क्या चाहिए भाई, उठ के बोलो। सर, निर्भया फंड जो 1000 करोड़ लास्ट टाइम उसमें भी कमी कर दी है इन्होंने, कर दी उसमें भी कमी। इस बार आपके क्या प्लान्स है उसके? गोपाल जी 1000 करोड़ बस वहीं रखे रह गए और हर दिन अखबार में कम से कम 25 बलात्कार की कहानियां पढ़ते हैं। देखिए, कानून और जिंद की बात तो आप देख ही रहे होंगे। 1000 करोड़ खर्च करने से केवल नहीं हो रहा। देखिए, देश को आप समझिए, केवल फंड एलोकेशन से कुछ नहीं होता, उस फंड को ठीक से सरकार आखिर व्यक्ति तक पहुंचा पाती है। लेकिन वो पैसे 2 साल से आपने खर्च ही नहीं किए। क्यों नहीं किए? रखे कहाँ? देखिए, सरकार जो अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर खर्च कर रही है, जो टॉयलेट बनाने में खर्च कर रही है 4 करोड़ निर्भया कांड की बात हो रही है। देखिए, टॉयलेट की बात नहीं हो रही है, टॉयलेट की बात नहीं हो रही है, निर्भया फंड की बात हो रही है। एकदम केवल फंड को एलोकेशन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को, दोनों को चीजों को देखना पड़ता है। अब मेरे पास चूंकि वक्त बहुत कम है इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन कहना चाहूंगा जी अच्छा चलिए, लेकिन 30 सेकंड। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 में शेर पड़ा था कि हम सब चीज करेंगे, हर अच्छे दिन लेके आएंगे, लेकिन शेर पढ़ देता हूं, कहां तो चिरागा तय था हर एक घर के लिए, कहां चिराग बेअसर नहीं शहर भर के लिए।
चिराग नहीं मिल पा रहा, रोशन नहीं कर पा रही, ना इकोनॉमी को, ना किसान को, ना नौजवान को, ना उद्योगपतियों को। मनोज जी 30 सेकंड्स। देखिए ये जो बजट है, ये वाला बजट वित्त मंत्री के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग बजट होगा जी। उसका कारण ये है कि टैक्स कलेक्शन भी अभी हर तरीके से कम हो रहा है, जीडीपी नीचे जा रही है, लेकिन साथ में वित्त मंत्री के ऊपर प्रेशर है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़े और वो सारे के सारे जो इन्वेस्टमेंट है सही जगह पे हो। बिल्कुल प्रोफेसर साहब 30 सेकंड्स। मैं आता हूं सर, आखिरी आपके पास आऊंगा। मेरा मात्र एक निवेदन वित्त मंत्री जी से है। महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, जब भी कोई निर्णय लीजिए तो ये देखिए आखिरी पंक्ति में बैठा जो सबसे गरीब आदमी है उस पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। हमें उसके आंसू पोंछने हैं। हिंदुस्तान एक बड़ा विचित्र देश है, ऐसा देश है जो बहुत इसमें संभावनाएं भी हैं और तो बड़ा हमारे युवाओं का ध्यान रखिए, हमारे गांव के लोगों का ध्यान रखिए, हमारे किसानों का ध्यान रखिए। अरुण जी देखिए, जब तक इस देश के अंदर उद्योग और उद्योगपतियों की इज्जत नहीं होगी, और उनके लिए सिर्फ उनके लिए नहीं, क्योंकि उसके अंदर आने वाले जितने भी टीम के सदस्य हैं, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो एक चपड़ासी हो, चाहे वो फ्लोर मिल पे काम करने वाला एक वर्कर हो, जब तक उन सबकी इज्जत नहीं होगी बजट के अंदर या इकोनॉमी के अंदर, तब तक इस देश का उद्धार नहीं होगा। मेरा बिल्कुल फोकस ये है कि फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पे ध्यान देना है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट साइकिल जो खत्म हो गई उसको रिवाइव करना है, और एक्सपोर्ट जो निम्नतम स्तर पे उसको रिवाइव करने के लिए जब भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जब भी रियल जीडीपी बढ़ेगी। और ध्यान रखिए, बिना एक्सपोर्ट जिस इकोनॉमी ने जीडीपी बढ़ाई है वो सस्टेन्ड जीडीपी नहीं रही। बिल्कुल। अब आपके पास और पूरा 1 मिनट। हाँ, देखिए सबसे पहली बात, सरकार जो कृषि क्षेत्र की समस्याओं को समझती है, इस बार का बजट कृषि क्षेत्र के अंदर बहुत फोकस रहेगा। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी सरकार को बहुत काम करना है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के थ्रू ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मेजर प्रोपेल हो सकता है, कैटलाइज कर सकता है, और वह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ऊपर सरकार का फोकस है, उसमें रहने वाला है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो ग्रामीण क्षेत्रों में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे इरीगेटेड लैंड को, ड्रिप इरीगेशन को, स्टोरेजेस को, इसमें सरकार बहुत खर्च कर रही है और करेगी। बस इतना बता दीजिए, मेरा ये आखिरी सवाल एक लाइन में। 30 में 1 मिनट नहीं हुआ। जो प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन में कमी है देश में, वो एनपीए के कारण थी, उसको सरकार ने, ये पुराना हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्यूशन की तरफ बस इतना बता दीजिए, उसको सॉल्व अगले साल चुनाव के समय आप इसे जुमला तो नहीं कहेंगे ना? बिल्कुल। देखिए, जो हमने 4 साल में मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर से उसको ठीक किया है, आगे भी हम कमिटेड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार आज जो वायदे कर रही है, कम से कम उसका आकलन करने का पूरा मौका 2019 में हमें मिले, और तब तय होगा कि सरकार सच बोलती है या ये बात जुमलेबाजी है। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए।